तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर आधारित क्विज यूपीएससी 2026 के लिए। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है कि पीठ भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि पीठ भूमि ऐसे आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं जहां स्थायी रूप से जल भराव की स्थिति मृत पौधों की सामग्री के पूर्ण अपघटन को रोकते हैं। दूसरा कथन है कि पीठ भूमि अत्यधिक स्थान प्रभावी कार्बन भंडार है और इनमें विश्व के संपूर्ण वन बायोमास से अधिक कार्बन समाहित है। तीसरा कथन है कि दलदली भूमि का निर्माण केवल उष्णकटिबंधीय जलवायु परिस्थितियों में ही होता है। बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन गलत हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पीठ भूमि की बात करें तो पीठ भूमि क्या है? ये आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं जहां जल भराव की स्थिति जो है पौधे के अपघटन को धीमा कर देती है, जिससे समय के साथ मृत कार्बनिक पदार्थ या पीठ जमा हो जाते हैं और ये पृथ्वी के सबसे कुशल स्थलीय कार्बन सिंक बन जाते हैं, जो कि जलवायु विनिमयन, जल प्रबंधन और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। इनमें अद्वितीय प्रजातियां पाई जाती हैं और ये विशाल मात्रा में कार्बन को संग्रहित करते हैं, जो सभी जंगलों के कुल कार्बन भंडार से दोगुना है। और ये जो महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र हैं विश्व स्तर पर पाए जाते हैं और इनमें दलदल, कीचड़ और दलदली भूमि शामिल हैं, जो घड़े के आकार के पौधों और जानवरों जैसे विशिष्ट पौधों का समर्थन करते हैं। हालांकि इनका भी क्षरण हो रहा है, इसलिए इनके संरक्षण की आवश्यकता है। तो ये इसकी पृष्ठभूमि हो गई पीठ भूमि की। तो अब समझेंगे कि पहला जो कथन है ये सत्य है, दूसरा कथन ये भी सत्य है और तीसरा कथन ये गलत है कि दलदली भूमि का निर्माण केवल उष्णकटिबंधीय जलवायु परिस्थितियों में ही होता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो है विभिन्न प्रकार के जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय जलवायु में मैंग्रोव वनों में पाई जाती है और आर्कटिक क्षेत्रों में भी पीठ भूमि में काई की प्रधानता होती है और जो कुछ मैंग्रोव प्रजातियां होती हैं उनके नीचे पीठ भूमि की मिट्टी विकसित हो जाती है। अब इसका एक प्रमुख योगदान ये भी है कि जलवायु परिवर्तन को कम करने के अलावा पीठ भूमि जो है पुरातत्व के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपनी अम्लीय और जल भराव वाली स्थिति में पराग, बीज और मानव अवशेषों को लंबे समय तक संरक्षित रखती है। और कुछ देशों में प्राकृतिक दलदली भूमि मनोरंजक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है और ये क्षेत्र पशुपालन के रूप में आजीविका का साधन भी प्रदान करती है। और जो निर्मल दलदली भूमि होते हैं उस पर उगने वाली वनस्पतियां निर्माण कार्यों और हस्तशिल्प के लिए विभिन्न प्रकार के रेशे प्रदान भी करती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ कथन 3 जो गलत है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ए, केवल एक कथन गलत है। अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि के रूप में वर्गीकृत होने के लिए आर्द्रभूमि में निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? पहला कथन है कि आर्द्रभूमि में पानी स्थिर या बहता हुआ हो सकता है। दूसरा कथन है कि यह प्राकृतिक आर्द्रभूमि होनी चाहिए, न कि कृत्रिम रूप से निर्मित। और तीसरा कथन है कि निम्न ज्वार के समय समुद्री जल की गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखिए कि आर्द्रभूमि में पानी स्थिर या बहता हुआ हो सकता है, तो पहला कथन सत्य है। दूसरे कथन कि यह एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि होनी चाहिए, न कि कृत्रिम रूप से निर्मित, तो ये कथन गलत है, क्योंकि जो आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन है यह आर्द्रभूमि को दलदली भूमि, पीठ भूमि या जल के क्षेत्रों के रूप में परिभाषित करता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम, स्थायी हो या अस्थायी, जिनमें स्थिर या बहता हुआ जल हो, चाहे वो मीठा हो, खारा हो या नमकीन जल हो, जिसमें समुद्री जल के क्षेत्र भी शामिल है। और ये कहा गया है कि जिनकी गहराई निम्न ज्वार के समय 6 मीटर से अधिक नहीं होती हो वह आर्द्रभूमि होती है। इसलिए यहाँ पे जो तीसरा कथन है ये गलत है, पहला और दूसरा सही है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 2। अब प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि जल निकायों में गाद जमा होने से जलीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला कथन है कि इसके परिणाम स्वरूप अंडों के जीवित रहने की दर बढ़ जाती है, जिससे जल निकायों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है।
दूसरा कथन है कि प्रवाल पॉलिप्स गादयुक्त और उथले जल निकायों में अधिक अनुकूल रूप से विकसित होते हैं। तीसरा कथन है कि गाद कुछ कीटनाशकों को जल निकायों में पहुंचाने का काम करती है, जिससे जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन देखें कि जल निकायों में गाद जमा हो जाने से इसके परिणाम स्वरूप अंडों के जीवित रहने की दर बढ़ जाती है, जिससे जल निकायों में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है। गलत है, क्योंकि यह मत्स्य पालन वाले जो स्थल हैं और जो उनके प्रजनन स्थल हैं, तो उनके अंडे देने के तरीकों को प्रभावित करता है। तो जो अंडा रहती हैं उनके लिए जगह जो है गाद से भर जाती है, तो उनके जनसंख्या में तेजी से वृद्धि नहीं होती, कमी होती है। इसलिए सही विकल्प यहाँ पे जो पहला कथन है ये गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कि प्रवाल पॉलिप्स गादयुक्त और उथले जल निकायों में अधिक अनुकूल रूप से विकसित होते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि जो प्रवाल और सीपिया होती हैं ये कठोर जल वाले जीव जंतु ये गाद जमाव के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, और जब गाद जम जाती है तो इनकी जो आबादी है प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। इसलिए दूसरा कथन भी। प्रश्न नंबर 4 है कि रामसर कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि रामसर कन्वेंशन के तहत किसी आर्द्र भूमि को नामित करने से रामसर सचिवालय से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। दूसरा कथन है कि भारत में स्थित सभी रामसर स्थल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र नहीं है। तीसरा कथन है कि यदि कोई देश निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है तो किसी आर्द्र भूमि से रामसर पद नाम वापस लिया जा सकता है। बताना है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन गलत हैं। केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो यहां पे पहला कथन देखें। पहला कथन है कि रामसर कन्वेंशन के तहत किसी आर्द्र भूमि को नामित करने से रामसर सचिवालय से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रामसर सचिवालय द्वारा है किसी भी आर्द्र भूमि को वैश्विक महत्व की आर्द्र भूमि में नामित करने से वैश्विक निकाय द्वारा अतिरिक्त धन की प्राप्ति हो, ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन पैसा जो है प्राप्त होता है। तो पहला कथन जो है ये तो सत्य है। दूसरे कथन की बात करें कि भारत में स्थित सभी रामसर स्थल, तो ये गलत है कि भारत में स्थित सभी रामसर स्थल वन्यजीव संरक्षण सभी जो रामसर स्थल हैं ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र नहीं है। ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ जो है कुछ इसके अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र हैं। तो इसलिए दूसरा कथन जो है ये गलत है। और तीसरा कथन कि यदि कोई देश निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करता है तो किसी आर्द्र भूमि से रामसर पदनाम वापस लिया जा सकता है, तो ये भी सत्य है। यानी कि पहला और तीसरा सही है। बताना है गलत कितने हैं, तो गलत सिर्फ एक है। विकल्प जो दो कथन है, दूसरा कथन वो कि भारत में स्थित सभी रामसर स्थल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र नहीं है, क्योंकि कुछ रामसर स्थल इसमें आते हैं। इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक कथन, यानी कथन दो जो है वो गलत है। तो सही विकल्प ए हो जाएगा, केवल एक। और प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि ठंडे पानी के मूंगों में आमतौर पर गर्म पानी के मूंगों की तुलना में जुक्सैंथली की मात्रा अधिक होती है और वो चट्टान जैसी संरचनाएं नहीं बनाती हैं। दूसरा कथन है कि ठंडे पानी के मूंगे गर्म पानी के मूंगों से इस मायने से भिन्न होते हैं कि पहले वाले में प्रकाश संश्लेषण के लिए, यानी कि ठंडे पानी के मूंगे में प्रकाश संश्लेषण के लिए सहजीवी शैवाल नहीं होते हैं और वे अधिक धीरे धीरे बढ़ते हैं। बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या तो न तो एक नहीं दो। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल दो, यानी कि सिर्फ दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि अपशिष्ट की अधिक मात्रा अपघटन की दर को कम कर देती है, जिससे पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है।
दूसरा कथन है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी पानी में मौजूद कार्बनिक अवशिष्टों को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है। तीसरा कथन है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी का उच्च मान पानी में घुलित ऑक्सीजन की उच्च मात्रा को दर्शाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो पहला कथन है कि अपशिष्ट की अधिक मात्रा अपघटन की दर को कम कर देती है, जिससे पानी में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये कथन गलत है, क्योंकि जब अपशिष्ट की मात्रा अधिक होगी तो अपघटन और ऑक्सीजन की खपत दर जो है बढ़ जाती है, जिससे पानी में जैविक ऑक्सीजन की मात्रा जो है ये कम हो जाती है। ठीक है। और दूसरा कथन कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी में मौजूद कार्बनिक अपशिष्टों को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है। ये कथन सत्य है। और तीसरे कथन की बात करें कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का उच्च मान पानी में घुलित ऑक्सीजन की उच्च मात्रा को दर्शाता है। तो यहां पे ये गलत है, ये कथन, तीसरा कथन, क्योंकि जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है इसका उच्च मान केवल जैव अपघटनीय पदार्थों तक ही सीमित होता है, इसलिए जल में प्रदूषण भार मापने का एक विश्वसनीय तरीका नहीं होता है। इसलिए तीसरा गलत है, यानी कि पहला और तीसरा कथन गलत है, दूसरा कथन सत्य है। इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक। अब प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है कि नाइट्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि क्योंकि नाइट्रेट मिट्टी में गहराई तक प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वे केवल सतही भूजल को प्रदूषित करते हैं, भूजल को नहीं। दूसरा कथन है कि नाइट्रोजन उत्सर्जन में कृषि का योगदान सबसे अधिक है। और तीसरा कि नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। दिए गए कथनों में से कितने कथन गलत हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो कथन एक देखेंगे कि क्योंकि नाइट्रेट मिट्टी में गहराई तक प्रवेश नहीं कर सकते, ये गलत है, इसलिए वे केवल सतही जल को प्रदूषित करते हैं, भूजल को नहीं। गलत है, क्योंकि जो नाइट्रेट है ये न केवल सतही जल को प्रभावित करते हैं बल्कि भूजल स्रोतों को भी प्रदूषित करते हैं। तो पहला कथन जो है ये गलत है। दूसरा कथन कि नाइट्रोजन उत्सर्जन में कृषि का योगदान सबसे अधिक है, ये सत्य है। तीसरा कथन कि नाइट्रस ऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, तो ये भी सत्य है। तो बताना है कि गलत कितने हैं। तो सिर्फ एक कथन गलत है, पहला कथन, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, केवल एक। अब प्रश्न नंबर 8 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि समुद्री शैवाल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के संभावित संकेतक हैं, विशेष रूप से भारी धातु प्रदूषण के, क्योंकि उनमें धातुओं को मजबूती से बांधने और संचित करने की क्षमता होती है। दूसरा कथन है कि समुद्री शैवाल से अगर अगर और आयोडीन जैसे उत्पादन निकाले जा सकते हैं। तीसरा कथन है कि सड़ती हुई समुद्री शैवाल से अत्यधिक विषैली गैस निकलती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या फिर कोई नहीं। तो यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सत्य हैं। और दूसरा कथन इसलिए भी सत्य है क्योंकि जैसा आपको कहा था कि साइंस टेक्स्ट या फिर ऐसे मतलब विज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जिसमें कैन की अगर बात होती है या कि हो सकता है, तो वो वाले सवाल सही होते हैं, तो इसलिए दूसरा सत्य है। और हालांकि अगर एल्जीनेट और आयोडीन जैसे व्यावसायिक महत्व के उत्पाद जो है समुद्री शैवाल से निकाले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा सी, कि तीनों कथन सत्य है। अब प्रश्न नंबर 9 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 9 है कि फोटोकेमिकल स्मॉग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। धुंध के बारे में बात कर रहे हैं। पहला कथन कि फोटोकेमिकल स्मॉग एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग वायु प्रदूषण का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो वायुमंडल में कुछ रसायनों के साथ सूर्य के प्रकाश की परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। दूसरा कथन है कि प्रकाश रासायनिक स्मॉग के प्राथमिक घटकों में से एक समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन है। बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर कि डी कि न तो एक नहीं दो।
तो देखिए यहाँ जो पहला कथन है कि फोटोकेमिकल स्मॉग एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग वायु प्रदूषण का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो कि वायुमंडल में कुछ रसायनों के साथ सूर्य के प्रकाश की परस्पर क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ये सत्य है। दूसरा कथन गलत है कि प्रकाश रासायनिक स्मॉग के प्राथमिक घटकों में से एक समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन है। हालांकि प्रकाश रासायनिक स्मॉग के प्राथमिक घटकों में से एक ओजोन है, लेकिन वह सतही ओजोन है या जमीनी ओजोन है, समताप मंडल का ओजोन नहीं। क्योंकि जो समताप मंडल का ओजोन है यह पृथ्वी को हानिकारक यूवी से बचाने का काम करता है, वहीं यह जमीन पर जो ओजोन मौजूद है यह मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। तो यहाँ पे ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर चारों? तो घर के अंदर वायु प्रदूषक या प्रदूषण से तात्पर्य घर, भवन, कोई संस्थान या वाणिज्यिक परिसर के भीतर के वातावरण में हवा की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं से है। तो जो रेडान है एक गैस है जो कि मिट्टी द्वारा प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होती है, और यह आधुनिक घरों में खराब वेंटिलेशन के कारण यह घर के अंदर ही सीमित रह जाती है और निवासियों के लिए हानिकारक साबित होती है। इसके अलावा जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड जो है यह ऐसी गैस है जो कालीन, पार्टिकल बोर्ड और इंसुलेशन फोम से निकलती है। ये आँखों और नाक में जलन पैदा करती है और कुछ लोगों में एलर्जी का कारण बन सकती है। इसके अलावा जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है यह मुख्य रूप से जो विलायक होते हैं और जो रसायन होते हैं उनसे उत्पन्न होते हैं। घर के अंदर इनका मुख्य स्रोत जो है परफ्यूम हो गया, हेयर स्प्रे, फर्नीचर पॉलिश, गोंद, एयर फ्रेशनर, कीट भी कर सकते, और जो लकड़ी को संरक्षण के लिए लोग पेंट मारते हैं वो, और घर में उपयोग होने वाले कई प्रकार के अन्य उत्पाद हैं, ये भी जो वायु प्रदूषक हैं। इसके अलावा अगर हम एस्बेस्टास की बात करें तो एस्बेस्टास जो है मुख्य रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि इससे कैंसर का कारण बनने का संदेह है। और इसलिए यहाँ पे जो चारों कथन हैं ये चारों कथन सत्य हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि रेडान, फॉर्मेल्डिहाइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और एस्बेस्टस ये सभी जो हैं ये घर के भीतर वायु प्रदूषण के रूप में कार्य करते हैं। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।